नमस्कार, जोहार, जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में। ब्रह्मास्त्र सीरीज के तहत इतिहास की क्लासेस चल रही है और आज हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने आए हैं यह भारत की सबसे बड़ी सिविलाइज्ड और सबसे व्यवस्थित सिविलाइज्ड के बारे में बात करेंगे, यानी कि एक ऐसी सिविलाइजेशन जिससे हमारी सभ्यता को और प्राचीन बना दी गई। वैदिक सभ्यता के बाद जब तक सिंधु सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, इस काल में हम लोगों ने यह मान लिया था कि हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वह क्या है, तो वैदिक सभ्यता है। परंतु जैसे जैसे सिंधु सभ्यता की परतें खुली और ये सभ्यता इस प्रकार से हमारे सामने आई कि एक बहुत ही उच्च कोटि का व्यवस्थित और शहरी सभ्यता के रूप में हमारे सामने आके प्रकट हो गई। और हमारी सभ्यता, जो भारतीय सभ्यता को प्राचीनता के उस दौर पे ले गई जहां पर मेसोपोटामिया, सुमेरियाई सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इन सारी सभ्यताओं का जो बोलबाला था, उस बोलबाला के बीच में ये सभ्यता एक नए झंडे गाड़ दिए। दोस्तों, यह सभ्यता पूरी तरह से शहरी सभ्यता थी, जबकि आप लोग आगे क्लास में जानेंगे कि वैदिक सभ्यता जो है वह शहरी नहीं होके ग्रामीण सभ्यता थी। आज हम लोग इस सभ्यता के पहली क्लास में, यानी कि ये पहली क्लास होगी आपकी, और एक क्लास और इसमें लिया जाएगा, क्योंकि ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, यह सिविलाइजेशन एक क्लास में समाप्त होने वाली क्लास नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रश्न भी यहाँ से आते हैं, तो हम लोग बारीकी से करेंगे ताकि एक भी प्रश्न छूटे नहीं आपके। चलिए सबसे पहले जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले हमारे पास जो सभ्यता थी उस सभ्यता का नाम क्या था, तो वैदिक सभ्यता को ही हम लोग सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में जानते थे। यानी कि वैदिक सभ्यता से पहले हमारे पास ऐसी कोई सभ्यता की जानकारी नहीं थी जिससे हम कह सके कि हमारी प्राचीन सभ्यता है। तो इस कारण से हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले प्राचीन सभ्यता किसे मानते थे, वैदिक सभ्यता को। लेकिन जब भारत में अंग्रेजों के समय, यानी कि जब हम गुलाम थे उस समय की बात है, इस सभ्यता के स्थलों का खोज आरंभ हो गया। कैसे हुआ ये कहानी है और इस कहानी को हम लोग आगे करेंगे। तो इस सभ्यता का खोज प्रारंभ हो गया किस काल में, तो अंग्रेजों के काल में। और अंग्रेजों के काल में यह सभ्यता जब आपके सामने आई तो हमारी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में जिसे माना गया, वह सभ्यता क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। यह इंडस वैली सिविलाइजेशन किस प्रकार से हमारे जो जीवन है उस जीवन को असर किया, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे और साथ साथ में सारे फैक्ट्स को जानेंगे। कहानी ये है कि इसकी खोज किस प्रकार से हुई, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो सभ्यता थी, इसकी खोज का क्रम क्या था, कैसे हमने जाना कि यहां एक सभ्यता रही हो, इस बारे में पड़ताल पहले करेंगे। कैसे जाने किस प्रकार से वहीं पर खुदाई की गई, किस प्रकार से पता चला, किसने पहले पता किया, और कौन वैसा शख्स था जिन्होंने बताया कि यहां एक उच्च कोटि की सभ्यता रही होगी। आज का क्लास दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इस इंपॉर्टेंट क्लास को मिस नहीं करेंगे,
और पूरा वीडियो को देखेंगे, स्किप कर करके देखिएगा तो आपकी बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। तो 1826 में इन 1826 एक ब्रिटिश यात्री थे जिनका नाम था क्या, चार्ल्स मैनसन या चार्ल्स मैनसन या चार्ल्स मेसन, जो भी नाम आपके सामने आए वो जानेंगे। वे क्या कर रहे थे, पाकिस्तान की यात्रा कर रहे थे। पाकिस्तान कहने का मतलब है, पाकिस्तान तो सन 1947 के बाद ही बना, उसके पहले पाकिस्तान जो था वह किसका था, भारत का ही हिस्सा था। यानी कि भारत के ही जो अभी पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए हैं, उन क्षेत्रों की तरफ दौरा करने के लिए निकले या यात्रा करने के लिए निकले। जब चार्ल्स मैनसन 1826 में पाकिस्तान क्षेत्र की यात्रा करने के लिए गए, तब उन्हें वहां हड़प्पा क्षेत्र के कुछ हिस्से मिले। देखिए, जिसकी जैसी प्रवृत्ति रहती है वे वैसा ही काम करते हैं। इनकी प्रवृत्ति खोजी प्रवृत्ति की थी, तो उन्होंने कुछ टीलों को देखा हड़प्पा के, और उन्होंने आशा लगाया कि यहाँ पर एक सभ्यता रही होगी। और यह सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता रही होगी, तो उसके बारे में हमें पता लगानी चाहिए। इन्होंने अपने जो लेख है उस लेख पर स्पष्ट रूप से उन्होंने जानकारी दी। इन्होंने कहा कि एक सभ्यता तो है, लेकिन उस समय सिर्फ एक क्या था, अनुमान था। अनुमान के रूप में उन्होंने कहा कि एक सभ्यता रही होगी, मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन एक सभ्यता ऐसी रही होगी, और इसके बारे में उन्होंने कुछ भी स्पष्ट करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब यह सब आगे बढ़ी कहानी, तब उन्होंने क्या किया, एक पत्रिका निकाला जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीस। नैरेटिव ऑफ जर्नी जो पत्रिका निकाली, उस पत्रिका में इन्होंने यहां की सभ्यता के बारे में वर्णन किया। यानी कि इस पत्रिका में जो निकाली गई थी, इसमें उन्होंने वर्णन किया, और धीरे धीरे इस पत्रिका का जो वर्णन है यह सभी लोगों के बीच में फैलने लगा। पत्रिका का क्या नाम था, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। इसके बाद का घटना है कि 1856 ईस्वी में, आप लोगों को पता होगा कि इस दौरान एक रेल का पथ का निर्माण करना था, यानी कि रेलवे ट्रैक का निर्माण का कार्य चल रहा था। इस रेलवे ट्रैक के निर्माण के दौरान जो दो इंजीनियर थे, उन दो इंजीनियर का नाम था जेम्स वार्टन और विलियम वार्टन, जिसे वार्टन बंधु के नाम से भी जानते हैं। ये जो वार्टन बंधु थे, इन वार्टन बंधुओं ने देखा वहां पर, और इस रेलवे ट्रैक का निर्माण था कराची और लाहौर के बीच में। जो कराची और लाहौर के बीच में जो रेलवे ट्रैक का निर्माण था, वार्टन बंधुओं के द्वारा किया जा रहा था। और यही वार्टन बंधुओं ने जब इस रेल लाइन का निर्माण कर रहा था, तो इसी क्रम में उन्हें जो है इस क्षेत्र में कई ईंटें मिले, और ये ईंटें जो थे वो बिल्कुल अलग टाइप के थे। ये ईंटें अभी जो तत्कालीन ईंटें हैं, इससे अलग टाइप के ईंटें थे। तो उन्होंने कहा कि इन्हीं ईंटों से क्यों नहीं रेल लाइन का काम किया जाए। और तब उन्होंने यह सोचा भी नहीं था कि इस स्थान पर इन ईंटों से निर्मित कोई भवन होगा। क्या नाम था, वार्टन बंधु, चार्ल्स वार्टन और आपका विलियम वार्टन। ये दो इंजीनियर थे जिन्होंने रेलवे ट्रैक को बिछाने का काम किया था, और इन्हीं ने उन ईंटों का प्रयोग करना भी चालू कर दिया। इन ईंटों से किसी सभ्यता का हिस्सा थी, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। ईंटों का प्रयोग किया और चुप रहे,
क्योंकि अगर वे बताते तो हो सकता था उन पर कार्रवाई हो जाती, और इस डर से वे चुप रहना ही उचित समझे। दोस्तों यहां पर एक चीज और है, जब इन ईंटों के बारे में पता चला तो इसी दौरान क्या था, जो कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारत के पुरातात्विक विभाग का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने इन ईंटों को देखा और इन ईंटों को देखने के बाद उस क्षेत्र का दौरा प्रारंभ कर देता। सुनेंगे बड़ा आराम से। जब भारत के पुरातत्व विभाग के एक डायरेक्टर जब उन ईंटों को देखता है जिनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, वे जब इन ईंटों को देखता है तो उस क्षेत्र का वो दौरा करना चालू कर देता है। और 1853 से लेके सन 1853 से लेके 1856 तक कई बार इन क्षेत्रों का वो क्या करते हैं, दौरा करते। 1853 से लेके 56 तक कई बार इन क्षेत्रों का दौरा किया। इसे भी बहुत ज्यादा सफलता इस समय नहीं मिली। इस समय उनको भी इस बारे में सफलता नहीं मिली कि यहां पर कोई सभ्यता रही होगी, यानी कि ही did not get any major success at the time and he too could not give any systematic way, यानी कि किसी भी तरह का उनको कोई जानकारी बहुत ज्यादा इसमें नहीं मिली रिगार्डिंग टू दिस सिविलाइजेशन, यानी कि इस सिविलाइजेशन के बारे में किसी प्रकार की विशेष जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद का कालखंड है और इसके बाद जो हुआ वह सोचने वाली थोड़ा सा चीज है। यह सोचने वाली इसलिए चीज है क्योंकि 1921 में भारत के पुरातात्विक विभाग के जो प्रमुख थे उनका नाम था सर जॉन मार्शल। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं इस क्षेत्र की खुदाई की जाए, अगर ऐसा कुछ होगा तो दिखेगा, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा। तो उनके नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई कार्य जो है वह प्रारंभ हुआ, यानी कि अंडर हिज लीडरशिप, यानी कि सर जॉन मार्शल के लीडरशिप में इस क्षेत्र की खुदाई शुरू हो गई। इस खुदाई का नेतृत्व दिया दो भारतीय, जिनका नाम था एक दयाराम साहनी और दूसरा का नाम था राखाल दास बनर्जी। यानी कि पहला नाम था जिसका नाम वह था दयाराम साहनी और दूसरा नाम जिसका आता है वह है राखाल दास बनर्जी का। दयाराम साहनी को ही राय बहादुर दयाराम साहनी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। राय बहादुर दयाराम साहनी का ही नाम है। इस क्रम में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा क्षेत्र में और राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो के क्षेत्र में खुदाई का कार्य प्रारंभ हो गया। किसके नेतृत्व में, कहा, तो राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो और दयाराम साहनी के नेतृत्व में आपका हड़प्पा, ये दोनों का खुदाई प्रारंभ हो गया। और इस प्रकार सिंधु सभ्यता में प्रारंभिक खोजकर्ता के रूप में इन्हीं का नाम आता है। यानी कि प्रारंभिक खोजकर्ता कौन थे, तो राय बहादुर दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन सभी का खोज प्रारंभ हो गया। और आगे का कहानी देखते हैं। इस सभ्यता में दोनों प्रकार के स्रोत हमें मिले। कौन कौन से स्रोत? दो प्रकार के स्रोत क्या होते हैं, हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि दो प्रकार के जो स्रोत है, इन स्रोतों का नाम है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा स्रोत जो है
उसका नाम है साहित्यिक स्रोत। यानी कि दोनों ही प्रकार के स्रोत यहां पर उनको देखने को मिल जाते हैं, पुरातात्विक स्रोत भी और साहित्यिक स्रोत भी। ये जो पुरातात्विक स्रोत है, ये जो पुरातात्विक स्रोत है, इनका तो हमारे पास अंदाजा लगाना था, और साहित्यिक स्रोत को चूंकि हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। दोनों प्रकार के स्रोत अवेलेबल हैं, पर दोनों स्रोतों को हम लोग बारीकी से जान नहीं पाए हैं। इसलिए इस कालखंड को जिस पर हम लोग निर्भर कर रहे हैं, या पूरी तरह से किस पर निर्भर कर रहे हैं, तो हम लोग पुरातात्विक स्रोत पर ही अभी तक निर्भर है। और इस कारण से क्या हो रहा है, अगर पुरातात्विक स्रोत की बात करेंगे तो इस कारण से क्या हो रहा है, सभी के बीच में यानी कि इतिहासविदों के बीच में थोड़ा थोड़ा मतभेद भी सामने आ रहे हैं। अगर साहित्यिक स्रोत जो मिले हैं उसे पढ़ा जाए या पढ़ा जाता तो मामला कुछ और ही होता। उसमें क्या होता कि अगर जो स्रोत साहित्यिक मिले हैं, लिखे हुए पट्टे वगैरह, अगर उनको वाकई में पढ़ लिया जाए तो क्या होगा, एक स्पष्ट जानकारी हमारे सामने आ जाएगी। अभी जो जानकारी है हमारे सामने, उस जानकारी का स्रोत सिर्फ पुरातात्विक है, और यह पुरातात्विक होने के कारण, आर्कियोलॉजिकल होने के कारण, इस पर बहुत सारे मतभेद भी हमारे सामने आ जाते हैं। दोस्तों, इसी कारण से क्या होता है, काल निर्धारण में बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये सारे काल निर्धारण जो है वह पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। यहां पर नाम देखेंगे तो सर जॉन मार्शल का नाम आ जाता है, अर्नेस्ट मेके का नाम आ जाता है, मार्टिमम व्हीलर का नाम आता है, डीपी अग्रवाला का नाम आता है, और साथ साथ में कार्बन 14 पद्धति और एनसीईआरटी के बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी लेते हैं। तो सभी ने अलग अलग मत दिए और काल निर्धारण का अलग अलग समय निश्चित बताए। कारण सिर्फ हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स पर आधारित है, और हम सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्स के आधार पर ही निर्धारण कर रहे हैं। सर जॉन मार्शल ने इन्हें जो डेट दिया वह था 3250 ईस्वी पूर्व से लेके 2750 ईस्वी तक। इसी प्रकार से मैके ने 2800 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व के बीच में बात की, और उन्होंने कहा कि यह जो काल है, इसी काल पर जो है सिंधु सभ्यता रही होगी। माधव स्वरूप वत्स ने इन्हें 3500 ईस्वी पूर्व से लेके 2700 ईस्वी पूर्व के बीच में माना है, और गेड ने 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर इसे 1750 ईस्वी पूर्व माना है। अगर कार्बन 14 पद्धति की बात करेंगे तो उन्होंने 2350 से 1750 के आसपास माना है, और एनसीईआरटी इसे 2500 से 1800 ईस्वी पूर्व तक का काल माना है। दोस्तों, अगर यहां पर कॉमनली देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वह क्या है, 2350 से लेके 1750 ईस्वी पूर्व तक का जो कालखंड माना गया है, यह सर्वाधिक उपयुक्त नजर आता है, और यह सर्वाधिक मान्य है, क्योंकि ये वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया हुआ है, और C14 जिसे कहते हैं कार्बन 14 पद्धति के आधार पर, यह कार्बन डेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, इस आधार पर इस सभ्यता के बारे में हमें जो ईस्वी सन मिला है, यह क्या है, 2350 से लेके 1750 ईस्वी पूर्व तक का। इस कालखंड को ही हम लोग लेके चलेंगे, और इसी आधार पर हम लोग सारी बातें आगे करेंगे। नेक्स्ट बातें हैं, इस कालखंड को विद्वानों के मतभेद को देखते हुए इतिहासकारों ने एक राय निकाली, और इस राय के तहत इन्होंने क्या कहा कि सिंधु सभ्यता जो है वह एक बार में ही तो पूरी सभ्यता का निर्माण नहीं हुआ है, यानी कि इसके निर्माण में कई कालखंड लगे होंगे। और जो कालखंड लगे होंगे उसे हम अलग अलग भागों में भी तो बांट सकते हैं।
यानी कि इस कालखंड को हम अलग अलग हिस्सों में बांट के भी पढ़ सकते हैं। कहा बहुत बढ़िया बात है, चलिए इसी बात पर मारो ताली। तो कहा नहीं, इस पर तीन तीन राय होंगे और इस पूरे कालखंड को, यानी कि जो ईसवी सन है पूरे 3300 से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व तक का हम लोग एक कालखंड निर्धारित कर लेते हैं और इसे 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं ताकि सभी को समझने में आसानी हो। इन्होंने कहा कि सभ्यता का जो प्रारंभिक चरण था, यानी कि सभ्यता जिस समय फल रही थी, न्यू न्यू सभ्यता बनी होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रारंभिक चरण कहेंगे। और इस प्रारंभिक चरण में का काल हम देंगे 3300 ईस्वी पूर्व से लेकर 2600 ईस्वी पूर्व तक। और ये जो 3300 से 2600 ईस्वी पूर्व तक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्री हड़प्पन काल कहेंगे, यानी कि पूर्व हड़प्पा का काल। इस काल में क्या हुआ होगा? सभ्यता का आरंभ हुआ होगा, लोग रहने लगे होंगे यहां पर और सभ्यता धीरे धीरे विकसित होने लगी होगी। जो सभ्यता का विकास एकाएक तो नहीं हुआ होगा, हर किसी गांव का भी निर्माण करते हैं और गांव जब डेवलप होता है तो आप देखते होंगे कि प्रारंभ में कुछ घर होते हैं और धीरे धीरे उस जगह पर कई और घरों का निर्माण होता है। ये चीजें धीरे धीरे और क्रमिक घटना पर चलती है। आप देखे होंगे शहरों में कई गांवों का नगर निगम में परिवर्तित होना इस चीज को दर्शाता है कि प्रारंभ में वे गांव रहे हैं, गांव से वे सेमी अर्बन में डेवलप होते हैं, छोटे शहर में, फिर वह छोटे शहर धीरे धीरे बड़े शहरों में बदलते हैं। तो इसी आधार पर इन्होंने कालक्रम को 3 भागों में बांट दिया। दूसरा जो भाग है उसे कहा गया मैच्योर हड़प्पन फेज, यानी कि इस काल में सभ्यता पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी थी और सभ्यता अपने चरम पर थी। तो इस काल को कहा गया मैच्योर हड़प्पा काल या आपको माध्यमिक चरण। इसका कालखंड माना गया 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक। कहां से कहां तक? 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक। अंतिम चरण यानी कि जिसमें हम बोल सकते हैं डाउनफॉल या लेट हड़प्पन फेज। डाउनफॉल का फेज या लेट हड़प्पन फेज इसको बोल सकते हैं। यह काल कब है? तो 1900 से लेके 1300 ईस्वी पूर्व तक का काल को लेट हड़प्पन या आपका अंतिम पड़ाव भी कहा जा सकता है। कई चीजें इसके साथ में आती है और कई चीजों के बारे में हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। इस दौरान कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया या शिफ्टिंग हो गया, कहीं और चले गए ये लोग। अंतिम चरण 1300 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के इससे बढ़िया अगर हम कहें कि डिवीजन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जहां पर मतभेद है और उन मतभेदों के बीच में आपको एक राय बनानी हो तो इस प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इस काल में सिंधु घाटी की सभ्यता का नामकरण को लेके भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी होने लगे। किसी ने कहा कि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे थी तो इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता हुआ। किसी ने कहा इसकी खुदाई हड़प्पा में पहली बार हुई तो इसकी नाम हड़प्पा सभ्यता होनी चाहिए। किसी इतिहासकार ने कहा कि सिंधु ही नहीं, यह सरस्वती और घग्गर नदी के आसपास में भी इसकी खुदाई हुई है, सिर्फ सिंधु नदी के किनारे नहीं हुई है।
तो इसे घग्गर हक्कर की भी सभ्यता कही जा सकती। किन्होंने सजेस्ट किया कि इसे सिंधु सरस्वती की भी सभ्यता कही जा सकती है। तो अलग अलग इतिहासकारों में मतभेदों का कारण मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है कारण, क्योंकि हमारे पास लिखित विवरण नहीं है। और अगर हम सिंधु नदी तंत्र को देखेंगे तो इस तंत्र में कई सारी नदियां जो है वह बही हुई है और कई सारी नदियां जो है वह यहां पर से आई हुई है। दोस्तों, ये नदियां जो है भारत, पाकिस्तान और कई बाहर अफगानिस्तान क्षेत्रों में फैला हुआ था। यानी कि सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के आसपास ये सभ्यता बसी थी। कहने का मतलब है इस सभ्यता के बहुत सारे स्थल सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए, इसलिए इनका नाम क्या कहना चाहिए, सिंधु घाटी की सभ्यता कही जानी चाहिए। यानी कि many sites in the civilization has been found on the bank of river Sindhu. Hence it was named the Indus Valley Civilization. कहा कि बहुत सारे जो चीजें हैं वह इस नदी के किनारे बसी थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता होनी चाहिए। इतिहासकार में मतभेद था। दूसरे इतिहासकार ने कहा कि नहीं, इसके कुछ स्थल जो है सरस्वती नदी के किनारे भी है, कुछ स्थल जो है सरस्वती नदी के किनारे भी है। इस कारण से इस सभ्यता का नाम जो है वह सिंधु सभ्यता नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने अपना नाम दिया सिंधु एवं सरस्वती सभ्यता। क्या नाम दिया, सिंधु सरस्वती सभ्यता, यानी कि इंडस एंड सरस्वती सिविलाइजेशन। मैंने पहले ही कहा कि पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है, साहित्यिक स्रोतों को हम लोग पढ़ नहीं पाए। साहित्यिक स्रोतों को अगर हम पढ़ लेते तो यह मामला होता ही नहीं। इतिहासकारों में मतभेद होने का एक और भी कारण होता है, जिनकी पहुंच ज्यादा रहती है वे इतिहासकार अपने बात को मनवाने में बड़े ही चतुरता से वो अपने बात को मनवा लेते हैं। लेकिन सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है यह बहुत ही सीमित रह गई। कुछ किताबों में ही इस नाम का वर्णन आपको मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं रहा। इस कारण से इस सभ्यता को अगर हम सिंधु सरस्वती सभ्यता अगर कहें तो बहुत ज्यादा उचित नहीं हो गई, और हमें भी इसको समझने में आसानी नहीं होगी। नेक्स्ट नाम जो दिया गया यह हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। देखिए दोस्तों, इतिहास में अगर आप जाइएगा गहराई तक तो सभ्यताओं की खोज का एक नियम होता है। उस नियम के तहत यह माना जाता है कि सभ्यता की खोज का जो पहला स्थल जो मिला या पहले जिस जगह पर खुदाई हुई उसके अनुसार सभ्यता का नामकरण होना चाहिए। तो सबसे पहले जो खुदाई हुई वह खुदाई हुई थी कहां पर, तो हड़प्पा क्षेत्र में। इसलिए इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पन सभ्यता होना चाहिए और उचित भी है। और हम लोग जानते हैं, कहा गया है कि whenever a civilization was discovered in history and there was a problem in naming it। हर हिस्ट्री में कोई सिविलाइजेशन मिलती है और उसका नामिंग के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है, देन द एरिया ऑफ दैट सिविलाइजेशन विच वाज एक्सकेवेटेड फर्स्ट, यानी कि जिसकी खुदाई जिस स्थान पर पहले हुई है उसी स्थान के आधार पर उसका नामकरण होना चाहिए। यानी कि after that area only, hence this civilization is giving this name given, and the name is very popular and used for this civilization। और जब इसका नाम हड़प्पा सभ्यता दी गई तो यह सभी ने मान भी लिया, सभी ने माना, क्योंकि यह एक निश्चित नियम है। इस नियम के तहत दिया गया नाम था
और इस नाम को सभी ने क्या किया, मान्य भी किया। इसलिए इसे हम हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। किसकी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यानी कि सबसे पहले खुदाई कहां पर हुई, हड़प्पा पर हुई, और इस कारण से इसका नाम क्या हुआ, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन भी हुआ। लेकिन हम लोग यहां सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से ही इसे जानेंगे। खुदाई चलते रहा और यह खुदाई आगे बढ़ता गया, अभी भी खुदाई जारी है। इस तरह लगभग जो खुदाई हुआ वह लगभग अभी तक 13 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर एरिया में अभी तक खुदाई हो चुकी है। और धीरे धीरे यह सभ्यता की खुदाई आगे भी बढ़ रही है और नए नए स्थलों के बारे में हमें जानकारियां भी मिल रही है। दोस्तों, इस खुदाई का बहुत ही बड़ा रोल रहा है और कई किताबों में इस एरिया को अलग अलग किलोमीटर पर दर्शाया गया है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा सोचेंगे कि लगातार खुदाई जारी है, तो जिस किताब ने जब छपा है उसके अनुसार छपा है। और करेंटली अगर किसी किताब में 15 लाख किलोमीटर भी अगर लिखा है और ऑथेंटिक किताब है तो हम उसे मान सकते हैं, क्योंकि यह खुदाई अभी भी जारी है। कई किताबों में इसे क्या लिखा हुआ है, 15 लाख किलोमीटर तक के बारे में भी लिखा हुआ है। तो इसे गलत नहीं मानेंगे। कहने का मतलब है कि दोनों ही बातें सही है। नेक्स्ट जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सभ्यता के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यह सभ्यता पूरी तरह से त्रिकोण ना होते हुए भी इसे हम लोग त्रिकोण के रूप में जानते हैं। और अगर इसमें देखेंगे तो यह उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के रूप में अगर हम जानते हैं तो इसे किस प्रकार से देखेंगे, इसके क्षेत्र को, इसके क्षेत्र को हम लोग इस देखेंगे कि यह जो उत्तरी स्थल है इस सभ्यता का, यह कहां है, जम्मू एंड कश्मीर का मांडा क्षेत्र। जो उत्तरी स्थल है वह मांडा है और इसका सबसे पूर्वी क्षेत्र जो सभ्यता से प्राप्त हुआ है वह आलमगीरपुर है। कहां पर, तो यह पूर्वी क्षेत्र जो है आलमगीरपुर है। इसका सबसे दक्षिणतम क्षेत्र यानी कि साउदर्न जो क्षेत्र है इस सभ्यता का, उसे हम लोग दैमाबाद मानते हैं। और इसका जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है यह बलूचिस्तान में है और इस क्षेत्र का नाम क्या है, सुतकांगे डोर। अगर हम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर अगर ध्यान देंगे तो ये सारी चीजें हो जाएगी ऐसे, यानी कि एक आकार आपके सामने आ जाती है जिस आकार को हम त्रिभुजाकार कह सकते हैं। और हड़प्पा कालीन जो नगर थे या जो सभ्यता थी, इसका फैलाव या इसकी आकृति किस प्रकार की है, तो त्रिभुजाकार के रूप में हम लोग जानते हैं। एक बार देखेंगे फिर से मांडा, तो ये एक त्रिभुज के रूप में आपके सामने आ जाती है। तो आकार कैसा हो गया, त्रिभुजाकार। इस सभ्यता की बात अगर करेंगे तो इसका जो मांडा है वह किस नदी के किनारे है, तो वह चिनाब नदी के किनारे है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, तो यह हिंडन नदी के किनारे है। और दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे है, इसकी सहायक परवरा नदी भी है। और सुतकांगे डोर जो है वह दस्क नदी के किनारे है। ये चारों इंपॉर्टेंट है, इनकी नदियां इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आएंगे उसे हम लोग याद करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी और नदियां आपके सामने आ रही हैं। तो ये जो रिवर्स हैं, खास करके मांडा, चिनाब नदी, आलमगीरपुर, हिंडन नदी, दैमाबाद, गोदावरी और सुतकांगे डोर दास्क नदी के किनारे स्थित है।
ये सभी चीजों को हम लोग ध्यान देंगे। अगर हम कहें कि इसका जो फैलाव है तो इसमें मांडा से दैमाबाद, यानी कि मांडा से दैमाबाद, इस प्रकार से अगर फैलाव देखेंगे तो यह कितना है 1400 किलोमीटर। अगर पश्चिम और पूरब की ओर देखेंगे तो यह फैलाव कितना है, तो आपका 1600 किलोमीटर। अब इस दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका एरिया आ जाता है, यानी कि 1600 गुना 1400 अगर आप करते हैं तो आपको लगभग एरिया आपको मिल जाएगी। तो ये दोनों ही चीजें आपके सामने आ जा रही है और यह एरिया जो है यह आपका कंप्लीट 1400 और 1600 का रेंज में आती है, यानी कि पूरब और पश्चिम के बीच में यह दूरी ज्यादा है, बाकायदा कि उत्तर और दक्षिण के बीच में दूरी थोड़ा कम है। नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे और हम देखेंगे एकक सभ्यता के बारे में, और इस सभ्यता में क्या क्या कहां से मिले हैं इस बारे में हम लोग बात करेंगे। किस नदी के किनारे है वो सभ्यता, उसके खोजकर्ता कौन है, सभी चीजों को ध्यान देंगे। दोस्तों अगर मुख्य स्थल की बात करेंगे तो सबसे पहला स्थल जो आती है उसका नाम है हड़प्पा। और हड़प्पा कहां पर है, तो पाकिस्तान के है और इसको मोंटगोमरी स्थान का नाम है। इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है, राय बहादुर दयाराम साहनी को, और उन्होंने सन 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे इस सभ्यता की खोज की थी। किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। यहां से मिलने वाली जो वस्तुएं थी, या ये भी पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए इसे भी ध्यान रखेंगे। यहां से मिलने वाली वस्तुएं जो था वह था अन्न भंडार और कांस्य का दर्पण, यानी कि कांसे का शीशा जिसमें फेस देखते हैं वो दर्पण। R37 नाम का कब्रिस्तान कहां से मिला है, तो यह हड़प्पा से मिला है, और इससे दफनाने की विधि का हमें पता चल जाता है। श्रमिक आवास यहां से मिले हैं, यानी कि लेबर हाउस कह सकते हैं या श्रमिकों का आवास कह सकते हैं। कहां से मिला है, तो यह हड़प्पा सभ्यता से मिला है। दोस्तों यहां पर कई चीजें और भी है जिसे हमें जानना है, लेकिन जो आपका इंपॉर्टेंट है उन इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग ध्यान में देके आगे बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट आपके सामने आता है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो कहने का मतलब है यह जो क्षेत्र है जिसका खोज रखालदास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में की थी, और यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में, पाकिस्तान के लरकाना जिले में है, जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहां से प्राप्त वस्तुओं को अगर ध्यान देंगे तो सबसे बड़ा स्थल यहीं पर पड़ा है, विशाल स्नानागार, बाथ, ग्रेट बाथ जिसको बोलते हैं। कहां से मिला है, तो आपका मोहनजोदड़ो से। कांस्य की मूर्ति नग्न मूर्ति है और कांसे की है, यानी कि कांसे की खोज इन लोगों ने जान ली थी। पुरोहित की मूर्ति, एक महाविद्यालय की कल्पना है, महाविद्यालय भी यहां पर मिले हैं, और इसके साथ साथ में मिले हैं एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं। शवों को जलाने की विधि सबसे पहले मोहनजोदड़ो में मिली है। शवों को जलाने की विधि का प्रमाण सबसे पहले मोहनजोदड़ो में मिली है, और एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं भी मोहनजोदड़ो में मिली है। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिली है, एक बार फिर से ध्यान देंगे। सबसे बड़ा स्थल विशाल स्नानागार, कांस्य मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति, महाविद्यालय के अवशेष, साथ में एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं, और शवों को जलाने की विधि हमें मिल गई यहां पर। नेक्स्ट स्थल है लोथल। यह भारत के गुजरात में है और अहमदाबाद में है। इनकी खोज 1957 में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था, और इसकी नदी का नाम है
भोगवा नदी के तट पर यह सभ्यता बसी हुई थी। यानी कि इस सभ्यता की खोज जिस नदी के किनारे हुई थी वह नदी भोगवा नदी है। यह भारत में स्थित है, लोथल नाम है, और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की रंगनाथ राव ने सन 1957 में, यानी कि आजादी के बाद की बात है। यहां पर क्या मिला? गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह, चावल के अवशेष यहां से मिल जाते हैं, अग्निकुंड या यज्ञ वेदी भी इसे कहते हैं, यज्ञ वेदियां भी इसे कह सकते हैं, अग्निकुंड यज्ञ की वेदियां, हाथी के दांत, 3 युगल समाधियां, 2 शवों के साथ एक को दफनाने की विधि, घोड़े की मृण मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्ति घोड़े का। कभी कभी ये चीजें कंट्रोवर्शियल हो जाती है। घोड़ों के बारे में जानकारी सभी स्थलों से नहीं मिली है, लेकिन लोथल में घोड़े की मूर्तियों की आकार जो है मिट्टी की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम तो कालीबंगा, और कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। ब्लैक कलर्स बैंगल्स जिसको बोल सकते, यह राजस्थान में है और इसका स्थान का नाम है हनुमानगढ़। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। यह घग्गर नदी के किनारे है। यहां से खेती का प्रमाण मिलता है, यहां पर जोते हुए खेत मिलता है, और इस जोते हुए खेत में इसे सीता भूमि भी कहते हैं, यानी कि दोनों तरफ जो फैल जाता है उसे सीता कहते हैं। तो ये जूते हुए खेत का प्रमाण यहां पर मिला है। अग्नि के हवन कुंड यहां पर मिले हैं, यानी कि यज्ञ का प्रमाण मिलता है। चूड़ियां मिली है यहां पर, और बैंगल्स की फैक्ट्रियां मिली है, और यहां पर भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी कि अर्थक्वेक के साक्ष्य यहां पर मिले हैं। आज भी अगर देखेंगे तो घग्गर नदी के किनारे अर्थक्वेक्स आते हैं। तो ये अर्थक्वेक के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो आपको कालीबंगन से। नेक्स्ट आपके सामने आ जाती है राखीगढ़ी, जो कि हिसार जिले में है। यह हिसार हरियाणा में पड़ता है। इनके खोजकर्ता का नाम सूरजभान है। ये घग्गर नदी के किनारे है। यह भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है, और यहां पर तांबे के उपकरण मिले हैं। और प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में के सबसे बड़े स्थल का नाम बताएं, सबसे बड़ा स्थल, तो स्थल का नाम क्या हो जाएगा? आपका राखीगढ़ी। नेक्स्ट है आपका चन्हू दड़ो। चन्हू दड़ो सिंध पाकिस्तान में है। इनका खोज अर्नेस्ट मेके और मजुमदार जी ने किया है। यह भी आपका सिंधु नदी के किनारे है, और यहां पर मनके बनाने की कारखाना मिली है। मनके बनाने के कारखाना मिला है। महिलाओं के सौंदर्य के सामान भी यहां पर मिले हैं। महिलाओं के सौंदर्य के सामान कहने का मतलब है काजल, बिंदी, जो है कंघी इत्यादि। यहां पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान जो है पदचिन्ह यहां पर देखे गए हैं, और इसे ही हम लोग कहते हैं पंचतंत्र की कहानी को दर्शाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग देख लिए चन्हू दड़ो के बारे में। चन्हू दड़ो से पंचतंत्र की कहानी के बारे में। जोहार।